हेलो एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। दोस्तों, अगर आप स्पेशल एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हैं तो एक नाम तो आपने बार बार सुना होगा, आरसीआई का, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का, यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद का, है ना। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आरसीआई है क्या, इसकी स्थापना क्यों हुई, आरसीआई एक्ट 1992 क्या है, सीआरआर नंबर क्यों जरूरी है, किसी इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन कौन देता है, और एक स्पेशल एजुकेटर के करियर में आरसीआई की क्या भूमिका है। अगर इन सवालों के जवाब आपको क्लियर नहीं है तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम आरसीआई यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सिंपल लैंग्वेज और एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन देना है, तो हमारा 1200 वाला कोर्स, जो 1200 रुपए वाला कोर्स है, वो अभी स्पेशल ऑफर में 599 का में अवेलेबल है आपको। ठीक है जी हाँ, 1200 का कोर्स सिर्फ 599 में। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आज ही हमारी स्पेशल एजुकेशन नीड्स ऐप, हमारी ऐप का नाम क्या है, स्पेशल एजुकेशन नीड्स, जो हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर अगर आप वहां से नहीं डाउनलोड हो रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए। यहाँ आपको स्पेशल एजुकेशन से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन मिलेगी। तो ये ऑफर का फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं, सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारी दूसरी स्लाइड पर, जो है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ आरसीआई। ठीक है, यानी कि यहाँ हम समझेंगे आरसीआई की हिस्ट्री, यानी इसके इतिहास को। देखिए स्क्रीन पर सबसे पहली जो लाइन है वो क्या कहती है, आरसीआई यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया डिसेबिलिटी के क्षेत्र में, ठीक है, काम करने वाली एक प्रमुख संस्था है। डिसेबिलिटी सेक्टर में जो अहम फैसले लेते हैं वो यहीं से तय होते हैं। अब इसकी हिस्ट्री को हम उस टाइमलाइन से समझेंगे जिसके डेट्स को याद रखने के लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे 1986 की, किसकी, 1986 की। इस साल आरसीआई को एक रजिस्टर्ड सोसाइटी, ठीक है, इस साल आरसीआई को एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। ये ध्यान रखिए, सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में आरसीआई को कब स्थापित किया गया था, तो 1800 सॉरी 1986। कब स्थापित किया गया था, 1986। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रेशन कब हुआ, 1986। आप इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई नया स्टार्टअप शुरू होता है, बस एक छोटे ग्रुप के साथ शुरुआत की गई। ठीक है, फिर आया सितंबर 1992। ठीक है, सितंबर 1992, ये साल आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी समय पार्लियामेंट में आरसीआई एक्ट पार्लियामेंट में पारित हुआ था। ठीक है, और इस एक्ट के पास होने के बाद 22 जून 1993 को आरसीआई को एक वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में दर्जा मिला। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो आखिर किस चिड़िया का नाम है ना। तो टेंशन मत लीजिए, स्लाइड की लेफ्ट साइड में इस क्लाउड बॉक्स को देखिए, यहाँ पर एक क्लाउड बॉक्स दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी का सीधा सा मतलब है ऐसी संस्था जिसे संसद के कानून द्वारा बनाया गया हो। ठीक है,
ऐसी संस्था जिसे संसद के कानून द्वारा बनाया गया हो। जैसे आपने सुपर 30 मूवी में देखा था ना, आनंद कुमार सर के रूल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट और पावर पैक थे, उनका अपना एक सिस्टम था। बिल्कुल वैसे ही जब किसी संस्था को संसद से पास करके बनाया जाता है, उसके पास एक लीगल पावर आ जाती है। ठीक है, और आखिरी डेट जो आपको याद रखनी है, अमेंडमेंट 2000, यानी 2000। ठीक है, वो साल है 2000। इस साल इस एक्ट में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया था। ठीक है, यानी इसमें अमेंडमेंट हुआ था। क्यों किया गया था? क्योंकि आरसीआई की कार्य क्षेत्र को और व्यापक बनाने के लिए संसद द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, आरसीआई के क्षेत्र को और ज्यादा ब्रॉडर बनाने के लिए। जैसे हम अपने फोन की एप्स को नए फीचर के लिए अपडेट करते हैं ना, बस वैसे ही इस एक्ट को भी क्या किया गया था, अपग्रेड किया गया था। ठीक है, तो ये थी आरसीआई की एक छोटी सी बहुत ही जरूरी हिस्ट्री। आपके आने वाले एग्जाम्स में ये डेट्स जो है डायरेक्ट मैचिंग वाले सवालों में पूछी जाती है, तो इन्हें अच्छे से अपने माइंड मैप में सेट कर लीजिए। ठीक है, सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रेशन 1986, सितंबर 1992 को आरसीआई एक्ट पारित हुआ था, और 22 जून 1993 को स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी और ये लागू हुआ था। ठीक है, 2000 में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा चलते हैं आगे की स्लाइड पर। तो चलिए, हिस्ट्री समझने के बाद अब हम पढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड पर, कोर मैंडेट, मुख्य कार्य। अब ये मैंडेट का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब होता है मेन जिम्मेदारी। क्या होता है? मेन जिम्मेदारी। राइटिंग पे मत जाना क्योंकि अभी ये पेन मुझसे सही से चलती नहीं है। ठीक है, तो आरसीआई जो आखिर आरसीआई को बनाया क्यों गया, तो देखिए स्क्रीन पर जो डेफिनेशन लिखी है उसमें 3 वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, इसमें है इम्पोर्टेंट, द मेन मैंडेट गिवन टू आरसीआई इज टू रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विसेज। ठीक है, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर, सीआरआर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मुझे पता है डेफिनेशन पढ़कर थोड़ा भारी लग रहा होगा आपको, तो चलिए इसे ब्रेक डाउन करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो स्लाइड के नीचे आपको ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला काम जो है, स्टैंडर्डाइज स्लैबी। ठीक है, मतलब सिलेबस को एक समान बनाना। आप खुद सोचिए, जब आप केबीएस, यूपी टेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, राइट, अगर दिल्ली में स्पेशल एजुकेशन की ट्रेनिंग कोर्स का सिलेबस अलग हो और यूपी या महाराष्ट्र में बिल्कुल अलग हो, तो कितना कंफ्यूजन होगा, है ना। इसीलिए आरसीआई की जिम्मेदारी है कि पूरे इंडिया में जितने भी कोर्सेज हैं उसका सिलेबस, जितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उनका सिलेबस एक समान स्टैंडर्डाइज्ड हो। ठीक है, दूसरा काम है मेंटेन सीआरआर, सभी क्वालिफाइड प्रोफेशनल का एक सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करना। अब ये सीआरआर क्या है, तो मान लीजिए कि आपने स्पेशल बीएड या डीएड कर लिया, तो क्या आप सीधा प्रोफेशनल कहलाएंगे? जी नहीं, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी आपने फर्स्ट ग्रेड या फिर डी ट्रिपल एस बी में अप्लाई किया होगा तो उसके लिए सीआरआर मैंडेटरी होता है ना। तो अब यहाँ पर आपको आरसीआई में मतलब आपको आरसीआई में खुद को रजिस्टर करना होता है, जहां से आपको एक सीआरआर नंबर मिलता है। आरसीआई एक सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करता है जिसमें देश की सभी क्वालिफाइड प्रोफेशनल का नाम दर्ज होता है। ये बिल्कुल एक डॉक्टर या वकील के लाइसेंस की तरह काम करता है। और तीसरा सबसे जरूरी है, तीसरा जो है वो क्या है, पुनिशिव एक्शन। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपको थ्री इडियट मूवी तो याद होगी, है ना, जहां डिग्री रेंचो की थी लेकिन नाम चतुर का था, चल रहा था। असल जिंदगी में स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में ऐसा नहीं चल सकता। अगर कोई व्यक्ति अनक्वालिफाइड है, यानी उसके पास सही योग्यता नहीं है, तो वो बिना आरसीआई रजिस्ट्रेशन के डिसेबल्ड पर्सन को सर्विस देता हुआ अगर पकड़ा गया,
तो आरसीआई उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है। यानी डिसेबल्ड बच्चों को फ्यूचर के साथ कोई रिस्क नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो बिना योग्यता वालों लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना जो डिसेबल्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं, ये काम किसका है? आरसीआई का है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। हमने ये तो समझ लिया कि आरसीआई क्या काम करता है, ठीक है। लेकिन इससे भी डिटेल में समझने के लिए आरसीआई के ऑब्जेक्टिव्स यानी उसके उद्देश्य जो है उनको समझना पड़ेगा। तो उद्देश्य पार्ट 1 देखेंगे हम सबसे पहले। पार्ट 1 जो है रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, नियमन और मानकीकरण। इसका मतलब क्या है? चलिए इन तीनों को एक एक करके डिकोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है रेगुलेट ट्रेनिंग पॉलिसीज। रेगुलेट ट्रेनिंग पॉलिसीज डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन के क्षेत्र में ट्रेनिंग पॉलिसीज को नियंत्रित करना। इसका मतलब क्या है? अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई नया इंस्टीट्यूट या कॉलेज डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन का कोर्स शुरू करता है, तो क्या वो अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ा सकता है? बिल्कुल नहीं ना। उन्हें आरसीआई की बनाई हुई पॉलिसीज यानी नियम्स और गाइडलाइंस को मानना ही पड़ेगा। पूरा कंट्रोल जो है वो आरसीआई के हाथ में होता है। दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ कोर्स। इस पॉइंट को हमने पिछले स्लाइड में भी थोड़ा डिस्कस किया था। जो भी प्रोफेशनल डिसेबल्ड बच्चों के साथ काम करेंगे उनकी ट्रेनिंग कोर्सेज पूरी इंडिया में एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट के कॉलेज में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, दूसरे स्टेट में बिल्कुल अलग। एजुकेशन की क्वालिटी हर जगह एकदम टॉप क्लास और एक समान होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, मिनिमम स्टैंडर्डाइज्ड। अब ये न्यूनतम मापदंड क्या होता है, इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे, तो न्यूनतम मापदंड क्या होता है, इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मतलब कोई भी टीचिंग एग्जाम होता है ना, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाने पड़ते हैं ना, वैसे एक बेस लाइन होती है जो पार करनी होती है। बिल्कुल वैसे ही आरसीआई तय करता है कि अगर किसी भी कॉलेज में स्पेशल एजुकेशन का कोर्स चलाना है तो उसके पास कम से कम क्या होना चाहिए। जैसे कितनी क्वालिफाइड फैकल्टी होनी चाहिए, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, टीचिंग एड्स या मतलब असिस्टिव टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होनी चाहिए। ये मिनिमम स्टैंडर्ड तय करना और देश के सभी संस्थानों में से सख्ती से लागू करवाना आरसीआई का काम है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट्स में सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब बिना कोई ब्रेक लिए हम आरसीआई के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीआई के पार्ट 2 पर आ चुके हैं, जिसमें इसका उद्देश्य जो है पार्ट 2 है। इस स्लाइड में हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। पहला है बी, रिकॉग्निशन यानी मान्यता देना, और तीसरा है सी, जो प्रमोशन एंड डेटा, प्रचार और आंकड़े। तो इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है रिकॉग्निशन की, मान्यता देने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी कॉलेज अपनी मर्जी से स्पेशल एजुकेशन की डिग्री बांट नहीं सकता। तो इसका जो पहला पॉइंट है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो संस्थाएं या यूनिवर्सिटीज स्पेशल एजुकेशन में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स चलाने वाले यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन को मान्यता देना किसका काम है? आरसीआई का है। ठीक है, मतलब आरसीआई से मान्यता लेनी होगी। अगर कोई कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है या फिर यूनिवर्सिटी है जो ये कोर्स चलाना चाहते हैं तो उनको आरसीआई से मान्यता लेनी पड़ेगी। तो आपने चेक किया होगा ना कि कॉलेज आरसीआई अप्रूव्ड है या नहीं है, बस यही काम जो है आरसीआई का है। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्टिंग, फॉरेन डिग्री। ठीक है, फॉरेन डिग्री जो है इसका मान लीजिए किसी ने अमेरिका या लंदन से स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई की है, तो क्या वो इंडिया में पढ़ा सकता है? बिल्कुल, यही है रेसिप्रोकल बेसिस पर विदेशी यूनिवर्सिटीज की डिग्री, डिप्लोमा को भी मान्यता देना। मतलब
रेसिप्रोकल मतलब आपसी सहमति, तुम हमारी डिग्री को मान्यता दो, हम तुम्हारी डिग्री को मान्यता देंगे। ठीक है, विदेशी यूनिवर्सिटीज की डिग्री को जांचना और उन्हें मान्यता देना भी आरसीआई का ही काम है। और तीसरा पॉइंट है मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर्स। ठीक है, जो भी वोकेशनल सेंटर्स हैं, यानी कि जो भी डिसेबल्ड लोगों के लिए स्किल्स या व्यवसाय सिखाते हैं, आरसीआई उन्हें मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर्स के रूप में मान्यता देता है, ताकि देश में एक स्किल्स वर्कफोर्स तैयार हो सके। ठीक है, तो वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर नेशनल इंस्टीट्यूट को मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर्स के रूप में रिकॉग्नाइज करना भी किसका काम है? आरसीआई का काम है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन सी, प्रमोशन एंड डेटा, प्रचार और आंकड़े। यहाँ पर इसका पहला पॉइंट देखिए, प्रमोट रिसर्च। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? प्रमोट रिसर्च। स्पेशल एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो लगातार बदल रहा है, अपडेट हो रहा है। आरसीआई हमेशा रिसर्च को बढ़ावा देती है। ठीक है, किसको बढ़ावा देती है? स्पेशल एजुकेशन में रिसर्च को बढ़ावा देती है। ठीक है, क्यों? इसलिए ताकि चीजें चेंज होती है ना, चीजें अपडेट होती रहती हैं, तो इसके लिए रिसर्च को बढ़ावा देती है। जैसे मान लीजिए कि कोई यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग पर या विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे को पढ़ाने की नई और बेहतरीन तकनीकी पर रिसर्च करना चाहता है, तो आरसीआई उसे पूरा सपोर्ट और फंड्स प्रोवाइड करता है। और आखिरी पॉइंट है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। दोस्तों, एक अच्छा टीचर वही है जो हमेशा एक स्टूडेंट बना रहे, है ना। मतलब लर्निंग तो हमेशा सबकी चलती रहती है, तो जब भी आप किसी संस्था में टीचर बन जाएंगे, तब भी आपकी लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। आरसीआई अलग अलग संगठनों के साथ मिलकर लगातार शिक्षा मतलब कंटिन्यूइंग एजुकेशन को प्रोत्साहित करता है, वर्कशॉप और सेमिनार जैसी चीजें चलाता है। ठीक है, ताकि आप हमेशा नई तकनीकों से अपडेट रहें। तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन में ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लगातार शिक्षा को प्रोत्साहित करना भी ये काम भी किसका है? आरसीआई का है। नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन जो है, भारत और विदेश से डिसेबिलिटी एजुकेशन पर नियमित जानकारी इकट्ठी करना, ये काम किसका है? आरसीआई का है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आरसीआई का एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर, कार्यकारी समिति देखते हैं। ठीक है, इसे कार्यकारी समिति यानी कि एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर, तो इसे एक चीज और करिए आप। अब आप सोचेंगे कि कार्यकारी समिति क्या है। ठीक है, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी स्कूल को सही तरीके से चलाने के लिए एक कोर मैनेजमेंट टीम होती है। क्या होती है? एक कोर मैनेजमेंट टीम होती है ना। तो जिसमें प्रिंसिपल होता है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के एचओडीज होते हैं, एडमिन होते हैं। बिल्कुल वैसे ही आरसीआई की इस पूरी संस्था को चलाने के लिए एक कोर टीम होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव कमेटी बोलते हैं। ठीक है, अब जरा स्क्रीन पर इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 10 मेंबर होते हैं। ठीक है, टोटल मेंबर 10 होते हैं, यानी 10 मेंबर होते हैं। एग्जाम के लिए आपको बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? आपको याद करना है 1+1 या 1+8, एक सेकेंड, 8+1। ठीक है, ये मेंबर है, इसको ध्यान से मतलब इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 हो गया। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले चेयरपर्सन। ठीक है, एक चेयरपर्सन जो अब ये कब का है आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे आप स्लाइड में उदाहरण देख सकते हैं, एमएस मतलब मिस अंजलि भारवा भावरा। ठीक है, मिस अंजलि भावरा। इसके बाद आते हैं 8 मेंबर। ठीक है, 8 मेंबर आते हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो अलग अलग डिसेबिलिटी फील्ड्स और रिहैबिलिटेशन सेक्टर्स के टॉप एक्सपर्ट होते हैं। ये बिल्कुल स्कूल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के
हेड की तरह काम करते हैं, जो अपने अपने विषय की गहरी नॉलेज रखते हैं और सही फैसले लेने में मदद करते हैं। और आखिरी में आता है मेंबर ऑफ सेक्रेटरी, एक्स ऑफिसियो, पदेन सदस्य सचिव। जो स्क्रीन पर आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं, यहाँ पर ये लास्ट वाला बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो दरअसल एक्स ऑफिसियो जो है मेंबर या मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिशियल काम यही देखते हैं। तो हो गया ना 10 मेंबर। अब स्लाइड के बिल्कुल नीचे वाली लाइन को ध्यान से देखिए, जहां पर स्टार मार्क किया गया है। आरसीआई का पूरा संचालन इसी एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आरसीआई का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा किया जाता है। यानी स्पेशल एजुकेशन से जुड़े जितने भी बड़े नियम बनते हैं, जो भी अहम फैसले लिए जाते हैं, वो सब यही 10 लोगों की कोर टीम लेती है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है? 1+8+1 इज इक्वल टू 10, मतलब 1 चेयरपर्सन, 8 मेंबर और 1 सेक्रेटरी। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब तक हमने देखा कि आरसीआई के सारे अहम फैसले एक 10 लोगों की कोर टीम लेती है, जो मेन ऑफिस में बैठती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या भारत जैसे इतने बड़े और विशाल देश का सारा काम सिर्फ 10 लोग एक ही जगह बैठकर संभाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। इसलिए आरसीआई ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने पूरे देश में अपने काम को अच्छे से मैनेज करने के लिए जोनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण किया है, समितियां बनाई है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी बैंक की अलग अलग शहरों में ब्रांच होती है, ताकि हर कस्टमर तक सर्विस पहुंच सके। अब स्लाइड के लेफ्ट साइड वाले बॉक्स को ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ जेसीसी जो है, यानी इसका सबसे बड़ा काम है काउंसिल के काम का विस्तार करना। आसान भाषा में कहें तो आरसीआई की पहुंच जो है हर राज्य, हर जिले तक बनाना। अगर मेन ऑफिस को किसी दूर के कॉलेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी शिकायत पर इंक्वायरी करनी हो, तो वो खुद हर जगह नहीं जा सकते। ये वहाँ ये जेडसीसी उनकी आंख और कान बनकर काम करते हैं, ठीक है। बॉक्स के नीचे देखिए स्टार मार्क से लिखा टोटल 14 चैप्टर। इसे तुरंत अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है कि जेडसीसी में कितने चैप्टर हैं, ठीक है। अब आते हैं राइट साइड पर। तो यहाँ पर एरिया वाइज चीज़ों को डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें नॉर्थन ईस्टर्न है, ठीक है। नॉर्थन ईस्टर्न में है नॉर्थ ईस्टर्न में है फर्स्ट और सेकंड, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड और त्रिपुरा। उसके अलावा ईस्टर्न जो है, इसमें डब्ल्यूबी, ओडिशा, बिहार, झारखंड। फिर सेंट्रल आता है, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ आता है। नॉर्थन है, जिसमें पंजाब, चंडीगढ़, एचपी, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली आती है, ठीक है। उसके अलावा वेस्टर्न आता है गुजरात, राजस्थान, दमन, दीव, महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नगर हवेली, ये सारी चीज़ें। फिर साउथर्न है जो एपी, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, लक्षद्वीप, टीएन, ठीक है, ये सारी चीज़ें साउथर्न में आती हैं। तो यहाँ आपको हर एक राज्य का नाम रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको देख लीजिए, शायद याद हो जाएगा। रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छे से इसको आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह अपनी तैयारी और अपने राज्य को रिलेट करके पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए इस जोनल के सिस्टम मतलब जो इस जोनल का जो सिस्टम था वो क्लियर हो गया। फटाफट हमारी अगली स्लाइड पर आते हैं। तो अब हम पहुंच गए उस स्लाइड पर जो है आरसीआई एक्ट 1992 अमेंडमेंट 2000 में जो अमेंडमेंट हुआ था, उस पर अब तक हमने जो भी पढ़ा है, ये एक्ट उस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। ये एक्ट मुख्य रूप से 4 फोकस एरियाज पर काम करता है। तो आइए इन्हें उंगलियों पर याद करते हैं, मतलब समझते हैं। एक्ट जो है चार चार मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर केंद्रित है। फोकस एरिया जो है इसका क्या है, 4 एरिया पर ये फोकस करता है। तो सबसे पहला जो है रेगुलेटिंग ट्रेनिंग,
रेगुलेटिंग ट्रेनिंग का मतलब इसमें रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल की ट्रेनिंग को नियंत्रित करना, मतलब देश भर में जितने भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल तैयार हो रहे हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी होगी, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब रेगुलेट करना इसी एक्ट के अंतर्गत आता है। दूसरा है मॉनिटरिंग, प्रोफेशनल और पर्सनल की कार्य प्रणाली की निगरानी करना। अब तो ट्रेनिंग तो दे दी, लेकिन क्या वो प्रोफेशनल और पर्सनल सही से काम कर रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली मतलब फंक्शनिंग को मॉनिटर करना यानी उन पर नज़र रखना भी ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर हम पर नज़र रखते हैं ना। तीसरा फोकस एरिया है प्रमोटिंग रिसर्च, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में रिसर्च को बढ़ावा देना। स्पेशल एजुकेशन में रोज नए नए इनोवेशन होते हैं, नई टीचिंग मेथड्स, नई नई टेक्नोलॉजी, इन सब में रिसर्च को बढ़ावा देना इस एक्ट का सबसे बड़ा लक्ष्य है, ताकि हम बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। और चौथा है मेंटेनिंग सीआरआर, ठीक है, मेंटेनिंग सीआरआर जो है इसको हाईलाइट किया गया, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर। बहुत बार आपसे इसका फुल फॉर्म पूछते हैं सीआरआर का, तो सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर है, ठीक है। तो सीआरआर को मेंटेन करना भी आरसीआई का काम होता है, ठीक है, यानी सीआरआर को मेंटेन करना, ये रजिस्टर एक तरह से आपका वीआईपी पास है, इसे हमेशा याद रखिए। अब जरा नीचे लाल रंग के बॉक्स पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बॉक्स है वो इनिशिएटिव एक्शन, दंडनात्मक कार्रवाई, इसका मतलब क्या है, सबसे सीरियस और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी है ना, जहां बिना असली डिग्री के डॉक्टर बनने की कोशिश की जाती है। अब सोचिए अगर कोई इंसान मेडिकल फील्ड में ऐसा करे तो वो कितना बड़ा जुर्म है। बिल्कुल वैसे ही स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में कोई मुन्ना भाई नहीं चल सकता है ना। अगर कोई व्यक्ति आरसीआई में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी उसका नाम सीआरआर में नहीं है, और मतलब और फिर भी वो डिसेबल्ड पर्सन को प्रोफेशनल सर्विस देता है, तो ये एक्ट उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करता है। डिसेबल्ड बच्चों के विकास और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए इस एक्ट के चारों पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगली स्लाइड की तरफ। अब तक हमने आरसीआई के नियम और कानून तो बहुत समझ लिए, लेकिन अब आते हैं उस स्लाइड पर जिसका सीधा कनेक्शन आपकी और मेरी पढ़ाई से है, ठीक है। ट्रेनिंग कोर्सेज अप्रूव्ड बाय आरसीआई। अब आप सब जो स्पेशल एजुकेशन में अपना करियर बना रहे हैं, ठीक है, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड को टारगेट कर रहे हैं या फिर DSSS को टारगेट कर रहे हैं या किसी भी स्पेशल एजुकेशन के टीचिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्पेशल एजुकेटर बनने का सपना देख रहे हैं। अब आप जो भी डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं वो सब आरसीआई ही अप्रूव करता है। और सबसे अच्छी बात है कि सेंटर में बने इस क्लाउड को ध्यान से देखिए, आरसीआई अप्रूव्ड कोर्स रेगुलर एंड डिस्टेंस, ठीक है, रेगुलर एंड डिस्टेंस कौन कौन से कोर्स हैं जो आरसीआई के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, एक सेकंड। तो आइए देखते हैं कि आरसीआई किन किन मुख्य क्षेत्रों में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर कोर्सेज को मान्यता देता है। तो सबसे पहले जो है वो है विजुअल इम्पेयरमेंट, वीआई यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन, डीएड, बीएड, एमएड, डेफ ब्लाइंडनेस कोर्स, बहुत सारे कोर्स हैं जो चलते हैं, आप जाके अभी चेक कर सकते हैं, शायद इसमें कुछ चीजें छूट गई हो। दूसरा है हियरिंग इम्पेयरमेंट, HI, डीएड, बीएड, एमएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, साइन लैंग्वेज के बहुत सारे कोर्स चलते हैं, जैसे DTISL है, डिजली है, ठीक है, इस तरीके से। लर्निंग डिसेबिलिटी का है, BEd, MAd, ठीक है। अदर फील्ड, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, क्लिनिकल रिहैब, साइकोलॉजी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पीच एंड हियरिंग, CP, सेरेब्रल पैल्सी, केयर गिवर्स, इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके अलावा प्रोस्थेटिक ऑर्थोस्टिक सर्टिफिकेट, DEd, BEd, MAd होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, DEd, BEd, MAd होता है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो चलाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड।
एक्रीडेशन और क्वालिटी, यहाँ पर बात करेंगे एक्रीडेशन एंड क्वालिटी ग्रेडिंग की। अब ये एक्रीडेशन आखिर है क्या, इसे एक बहुत ही सिंपल डे टू डे उदाहरण से समझते हैं। जब आप बाजार से सोने की ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसकी शुद्धता के लिए क्या चेक करते हैं, हॉलमार्क चेक करते हैं, राइट। बस आरसीआई का एक्रीडिटेशन भी स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए एक तरह का हॉलमार्क या क्वालिटी एश्योरेंस है, ठीक है। तो डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। ये एक क्वालिटी एश्योरेंस गुणवत्ता आश्वासन की प्रक्रिया है जिसमें संस्थान के संसाधनों और उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। मतलब ये एक प्रक्रिया है जिसमें आरसीआई की टीम किसी भी संस्थान के संसाधनों और उपलब्धियों का मूल्यांकन करती है। वो चेक करते हैं कि कॉलेज की बिल्डिंग कैसी है, लाइब्रेरी में बुक्स हैं या नहीं, टीचर्स कितने क्वालिफाइड हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स नॉर्म्स के अनुसार है या नहीं है। तो आप जरा नीचे दिए गए इस टेबल को ध्यान से देखिए, ठीक है, जिसमें कुछ चीजें हैं, ग्रेड है एक साइड, स्टेटस है, स्कोर है और मीनिंग है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, इसमें है सबसे पहला ग्रेड ए, ठीक है, जो है आउटस्टैंडिंग, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर किसी कॉलेज को का स्कोर 150 से ज्यादा है, ठीक है, तो उसे ग्रेड ए मिलता है। मतलब उसका जो स्कोर है वो 150 से ज्यादा है तो वो ग्रेड ए में आता है, ठीक है। इसका मतलब है वो कॉलेज जो है आरसीआई के मानकों से मिलता जुलता है, ठीक है, ग्रेड ए मिलता है तो आरसीआई के मानकों से बहुत आगे है, एकदम टॉप क्लास का है, मानकों से बहुत बेहतर है, ठीक है। ग्रेड बी जो है एक्सीलेंट, उत्कृष्ट, 120 से 49 के बीच का स्कोर होता है, ठीक है। ये कितने का होता है, 120 से 49 के बीच का होता है। उन्हें ग्रेड भी मिलता है, इसका मतलब है कि अधिकारों मतलब सॉरी अधिकतर मानकों को पूरा कर रहे हैं और काफी बेहतरीन काम कर रहे हैं। मतलब उन जो आरसीआई के अधिकतर मानक हैं उनको पूरा कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और तीसरा है ग्रेड सी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 100 से 119 के बीच में आता है, ठीक है। ये स्कोर जो है ग्रेड सी तब मिलता है, ध्यान दीजिए कि ये कोई खराब ग्रेड नहीं है, इसका मतलब है कॉलेज जो है मिनिमम स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया, न्यूनतम मानकों को पूरा करता है, ठीक है, जो एक अच्छी बात है। तो आप जो भी कॉलेज से चुने हमेशा कोशिश करें कि वो अच्छी ग्रेडिंग वाला हो ताकि आपको बेस्ट एजुकेशन मिले। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये 200 पॉइंट वाला स्केल जो है, हिस्सा जो है, इसे अपने नोट्स में आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड और की तरफ। ग्रेडिंग की बात तो हो गई, लेकिन अब जरा सोचिए अगर किसी कॉलेज को ग्रेड ए मिल गया तो क्या उसके बाद आराम से सो सकता है? बिल्कुल नहीं। और यही एंट्री होती है आरसीआई के सबसे स्ट्रिक्ट प्रोसेस की, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग की, ठीक है, यानी कि निरीक्षण की। अब आप सबको अपने कॉलेज या स्कूल के दिन तो याद ही होंगे, है ना, जब हम आराम से क्लास में बैठे हों और अचानक से दरवाजे पर प्रिंसिपल राउंड लगाने आ जाते, या फिर एग्जाम में अचानक से फ्लाइंग स्क्वाड आ जाती थी, है ना। बस आरसीआई का भी बिल्कुल यही स्टाइल है, संस्थानों की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता हमेशा टॉप क्लास बनी रहे, इसलिए आरसीआई समय समय पर इंस्पेक्शन करता है। क्या करता है? समय समय पर इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण करता है, किस लिए? क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, स्क्रीन पर देखिए दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहला है सरप्राइज इंस्पेक्शन, दूसरा है मिड टर्म रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मतलब बात करेंगे सरप्राइज इंस्पेक्शन की। इसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे कॉलेजों की नींद उड़ जाती है ना। तो इसके दो मेन पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है काउंसिल कभी भी अचानक आकर अप्रूव्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की क्वालिटी चेक कर सकती है, ठीक है। तो
वो देखते हैं कि जो दावे पेपर्स पर किए गए हैं क्या असल में वैसी पढ़ाई हो रही है। और दूसरा पॉइंट है कि अगर चेकिंग के दौरान कोई भी कमी या वायोलेशन, नियमों का उल्लंघन मिलता है तो उसे इग्नोर नहीं किया जाता। कॉलेज को तुरंत उसे मतलब क्या उसे ठीक करने के लिए, ठीक है, निर्देश दिया जाता है। अगर वो ठीक नहीं होता है तो भी मतलब उन पर जुर्माना हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि डिसेबल्ड बच्चों के एजुकेशन क्वालिटी के साथ कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है। फिर आते हैं राइट साइड पे मिड टर्म रिपोर्ट, मध्य सत्र रिपोर्ट पर। ठीक है, ये भी इंस्पेक्शन मतलब मिड टर्म इंस्पेक्शन में का थोड़ा सा हिस्सा देख पा रहे होंगे, मतलब सारा दिख रहा है, सॉरी उसमें नहीं दिख रहे हैं, सारा दिख रहा है ना, जहाँ फैकल्टी और स्टूडेंट, ठीक है, इसमें दो पॉइंट है। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन को अपनी ट्रेनिंग की मिड टर्म रिपोर्ट जमा करनी होगी। और व्हाट इज इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तो कोर एंड गेस्ट फैकल्टी की जानकारी, एडमिटेड स्टूडेंट का डेटा और आरसी नॉर्म्स के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन, ये सारी चीजें इनको चाहिए होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब इसे बहुत ही यहाँ पर हम आ गए हैं, जो यहाँ पर पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन इन आरसीआई यानी कि सीआरआर, जो आपका आईडी कार्ड होता है। ठीक है, अब इसे एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं। आपने इतिहास में हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो पढ़ा होगा, है ना, जहाँ व्यापार करने या अपनी पहचान बताने के लिए खास तरह की मुहर का इस्तेमाल होता था। बिल्कुल वैसे ही आज के समय में स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में काम करने के लिए आपकी ऑफिशियल मुहर क्या है, सीआरआर है। ठीक है, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर है। तो स्लाइड की पहली लाइन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी प्रोफेशनल अपना कोर्स पूरा करता है उसे आरसीआई में आरसीआई के सीआरआर में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है, यानी मैंडेटरी होता है। बिना इसके आपकी डिग्री बस एक कागज का टुकड़ा माना जाता है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहला बड़ा फायदा है ऑल इंडिया प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि आप एक बार रजिस्टर हो गए तो आप पूरे भारत में कहीं भी मतलब कहीं भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी जॉब करनी है, ठीक है, वहां पर आप जॉब कर सकते हैं। दूसरा फायदा जो है लीगल रिकवरी, ये कानून के तहत अपनी सर्विसेज के लिए फीस, दवाओं या उपकरणों का खर्च, एक्सपेंसिव वसूलने का पूरा अधिकार रखता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर लेकिन जरा नीचे लाल कलर का ये क्रॉस दिख रहा है, ठीक है, इसको देखिए, विदाउट सीआरआर रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिसिंग इज इलीगल, यानी कि बिना सीआरआर रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस करना बिल्कुल गैर कानूनी है। इसके बिना आप किसी भी डिसेबल्ड बच्चे को सर्विस नहीं दे सकते। तो आप सब भी अपना कोर्स पूरा होते ही सबसे पहले अपना सीआरआर आपने ले लिया होगा, जिसने नहीं लिया है वो ले लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब तो अगर ज्यादा दिन हो जाता है तो क्या होता है, पेनाल्टी होती है। डिप्लोमा वालों के लिए खास प्रावधान है कि उनको सर्टिफिकेट के साथ साथ सीआरआर जो है वो उनको वहीं से मिलता है, बट अदर डिग्री वाले जो हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और डिप्लोमा वालों को भी प्री सीआरआर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। इसके की पॉइंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो की पॉइंट आपको याद रखने के लिए जो चीजें हैं, तो सबसे पहला है टाइमलाइन, सबसे टाइमलाइन है जो आपको याद रखनी है, 1986, जो जहां पर आरसीआई जो है किसके रूप में रजिस्टर हुई थी, सोसाइटी के रूप में। एक्ट कब आया, 1992 में आया। स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना, 1993 में बना। और अमेंडमेंट कब हुआ, 2000 में हुआ था। ठीक है, 2000 में अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसमें 10 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, 8 मेंबर प्लस एक सेक्रेटरी। ठीक है, 10 होते हैं। जेडसीसी में 14 चैप्टर होते हैं। ठीक है, एक्रीडिएशन देख लेते हैं, टोटल 200 पॉइंट्स स्केल होते हैं। ठीक है, ए मिलता है 150 से ज्यादा वालों को। ठीक है, आउटस्टैंडिंग। दूसरा है बी होता है एक्सेलेंट
120 से 149 वाले के लिए, और सी होता है 100 से 119 के बीच का। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। आरसीआई कोर फंक्शन विद, आप ये चीज याद करने के लिए RSMP ध्यान रखिए, इसके जो मतलब मेनेमोनिक है याद रखने के लिए कोर फंक्शन के लिए। तो R फॉर रेगुलेट ट्रेनिंग, S फॉर स्टैंडर्ड स्लैबी, M फॉर मेंटेन CRR, P फॉर प्रमोट रिसर्च। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए, बहुत अच्छे पॉइंट पर आए हैं। और यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है कि यहाँ पर मैंने जो भी चीजें थी वो मैंने यहाँ पर क्या करा है, लिख दिया है। सबसे बड़ी गलती यही हो गई है। चलिए, प्रैक्टिस में ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, व्हेन डिड आरसीआई बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडी? इसका मतलब क्या है, आरसीआई जो है स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना? बताइए, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। Which grade is awarded by RCI if an institution area of 130 on a 200 point scale? तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? मतलब सीआरआर की फुल फॉर्म क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इन तीनों क्वेश्चन के जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपने जवाब दे लिया तो मैं समझूंगी कि आप मेरा जो लेक्चर है उसको सीरियस ले रहे हैं। नहीं जवाब दिया तो फिर मैं भी वैसे ही हो जाऊंगी जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। अगर पूरे जोश से आपको तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिए। तो क्लास फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने इस सीरीज की आखिरी स्लाइड पर, एंड ऑफ नोट्स पर, है ना। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, ग्रेट जॉब रिवाइजिंग, आपने बहुत ही फोकस के साथ इस पूरे आरसीआई की रिवाइजिंग, मतलब आरसीआई के टॉपिक को कवर किया है। मुझे पूरा यकीन है कि अब चाहे आपका आने वाला एग्जाम कोई भी हो, ठीक है, उसमें अगर आरसीआई का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे बहुत अच्छे से करके आएंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी सलाह है, कीप दीज नोट्स हैंड फॉर योर एग्जाम। इस नोट्स को अपने पास संभाल कर रखिएगा और एग्जाम की से ठीक पहले एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, बहुत जरूरी है। अब जरा स्क्रीन के बीच में यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। यूट्यूब चैनल है स्पेशल एजुकेशन नीड्स, ठीक है। हमारा ऐप भी है जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन नीड्स, आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक आपके लिए खुशखबरी है कि हमारा जो 1200 का कोर्स था, ठीक है, अभी हमने उसको 599 का कर दिया है। ठीक है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में आपको कॉन्सेप्ट और उसके साथ पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स और बहुत सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।